हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर को हम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और इसके 5 लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक को ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम कोशिश करेंगे आज एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, RCOOH। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाना शुरू किया था तो जो मेरा पहला वीडियो था, अगर नहीं देखा है बेटा जाकर आप देखें, जिससे कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में हमने वहाँ पर हर एक रिएक्शन को डिस्कस किया है। तो जब हमने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड और कीटोन, तो मैंने बताया था कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, देयर इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, ये CO ग्रुप, ये एल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है, कीटोन में प्रेजेंट होता है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव में भी प्रेजेंट होता है। तो जो रिएक्शन हमने एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप की पढ़ी, क्या वो हम एसिड में भी पढ़ेंगे? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है इट इज नॉट मोर इफेक्टिव। इसकी वो सारी रिएक्शंस नहीं होती, ये उतना इफेक्टिव नहीं है कि कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन दे सके। तो पहला रीजन यही है, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसा क्यों होता है। हम पहले इसी की बात करेंगे, क्योंकि ये जो RCOOH है इसमें क्या होता है बेटा, रिजोनेंस हो जाता है। रिजोनेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और कंडीशन हो जाती है ये। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या हो रहा है, उतना इफेक्टिव जो इसका कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहता नेचर में। ठीक है, इट इज लेस इलेक्ट्रोफाइल, दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर ड्यू टू रिजोनेंस। क्योंकि भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा, यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं, तुरंत ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की यहां भरपाई कर देता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं बन पाती, तो ये कार्बन उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन पाता और ये कार्बोनाइल की रिएक्शंस को शो नहीं करता कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। आगे हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नेमिंग की अगर बात करें तो जब आपने प्रायोरिटी लिस्ट याद करी होगी तो आपको पता है कि COOH सबसे सुपीरियर ग्रुप होता है। कभी भी प्रीफिक्स में ये यूज नहीं होता, हमेशा सफिक्स में आता है और सफिक्स में इसका जो नेम होता है वो हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। एल्केन का ई हट जाएगा, एल्केनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। ठीक है, ओइक एसिड। तो जितना इंपॉर्टेंट इसके IUPAC नेमिंग तो आप कर लेंगे, एक दो एग्जांपल मैं भी आपको कराऊंगी, उतने ही इंपॉर्टेंट इसके कॉमन नेम भी हैं, क्योंकि जो इनके कॉमन नेम है वो इनके ओरिजिन पर बेस्ड है, जहां से ये मिले उसी बेस पर उनका नाम रखा गया है। जैसे एक कार्बन वाले एसिड को हम क्या कहते हैं, एक कार्बन वाला जो एसिड है उसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये हमें फॉर्मिका यानी कि एंट से मिलता है। दो कार्बन वाले एसिड को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये विनेगर से मिलता है, सॉरी किससे मिलता है, विनेगर से मिलता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है और एसिटम माने विनेगर होता है। तीन कार्बन वाले एसिड को हम प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, तीन कार्बन वाले एसिड को हम प्रोपियोनोइक एसिड कहते हैं। चार कार्बन वाले को हम ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, CH3 CH2 COOH, ब्यूटारिक एसिड। ये ब्यूटायरम यानी कि बटर में प्रेजेंट होता है ब्यूटारिक एसिड। तो इस तरह से इसके कॉमन नेम भी आप कुछ एसिड के याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं IUPAC नेमिंग की। ये हमारे पास एक ये हमें एक कंपाउंड दे रखा और हमसे इसकी IUPAC नेमिंग पूछी है, तो आप कर लोगे बेटा, ये COOH है। और याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है ये हमेशा टर्मिनल होता है, किनारे पे प्रेजेंट होगा। तो जब भी कभी आपको ऐसी चीज दिखाई दे रही है डबल बॉन्ड O और उसके बराबर में OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। इसको आप कीटोन मत समझ लेना, कुछ बच्चे कैसे कर देते हैं, अच्छा ये कीटोन है और ये हाइड्रोक्सी है, ऐसा नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। और
कार्बन से स्टार्ट होता है तो उसका कार्बन काउंट होता है। तो अब इसके कार्बन को जब काउंट करेंगे तो कार्बन हो गए 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, कर लेंगे। अगर मैं यहीं पे ही एक ये लगा दूं तो क्या हो जाएगा नाम, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अगर इस तरह की कंडीशन है, अब यहां पर ऐसे केस में जब रिंग होती है, ऐसे केस में ये कार्बन काउंट नहीं हो सकता। ये कार्बन रिंग पेरेंट चेन जब मैं सेलेक्ट करूंगी तो कैसे सेलेक्ट करूंगी, ये चेन में आ नहीं रहा, चेन से बाहर जा रहा है, लेकिन ये सुपीरियर ग्रुप है। तो ऐसी जगह IUPAC ने एक स्पेशल नेम बताया है। तब आपको क्या करना होगा, इस पूरे COOH को कहना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है हमारा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ है, अब इसको क्या कहेंगे, अब ये IUPAC एक्सेप्टेड कर लिया गया है वैसे ये नाम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। नहीं तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल कराऊंगी इंटरेस्टिंग आपको। ये 3 कार्बन की चेन है, यहाँ COOH जुड़ा हुआ है, यहाँ COOH जुड़ा हुआ है, और CH2 से यहाँ COOH जुड़ा हुआ है। इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मुझे चेन लेनी होगी बेटा तो आप कहोगे मैम ये चेन ले लो, ऐसे एक चेन ले लो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो चेन में लेना पड़ेगा, कार्बन से स्टार्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन एक COOH बाहर रह गया, एक COOH बाहर रह गया। अगर मैं इसको लेती हूँ, अगर मैं इसको लेती हूँ तो ये पूरा ग्रुप बाहर चला जाता है। तीनों COOH एक साथ चेन के अंदर नहीं आ रहे, और मैं किसी भी COOH को बाहर नहीं छोड़ सकती, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो मुझे तीनों को इक्वली ट्रीट करना होगा। भाई इसकी क्या गलती है कि हम इसको बाहर छोड़ दें, है ना। तो यहाँ पर हम न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम स्पेशल नेम यूज करते हैं। जब भी कार्बन से स्टार्ट होने वाले फंक्शनल ग्रुप, जैसे CHO हो गया, COOH हो गया, CONH2 हो गया, ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा बार आए, 2 से ज्यादा बार आ जाए, जब आप उनको चेन में ना ले पाओ, जब आपके पास ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाए, तो वहां पर आप क्या करोगे, स्पेशल नेम यूज करोगे। कार्बन की चेन को अलग से सेलेक्ट करोगे। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3, 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जब इस तरह की कंडीशन आए तो आप लोग इस तरह से नाम लिखेंगे। तो ये हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जब हम इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो अगर हम स्टार्ट करें इनिशियल कंपाउंड यानी कि एल्केन से, तो एल्केन से हम नहीं बना सकते एसिड को, ना एल्कीन से बना सकते, ना एल्काइन से बना सकते, ऐसी कोई रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं। हम एल्काइल क्लोराइड से भी यानी कि हेलाइड से भी नहीं बना सकते, हम बनाएंगे एल्कोहल से। तो पहली रिएक्शन है कि हम एल्कोहल से बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल। तो जब हम अल्कोहल से बनाएंगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे। भाई एक कार्बन ही तो बढ़ाना है, तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, तो हमें RCOOH मिल जाएगा। उसके लिए यूज करने पड़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, KMnO4 हो सकता है इन बेसिक और एसिडिक कंडीशन, K2Cr2O7 हो सकता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर हम जोन्स रिएजेंट ले सकते हैं। जोन्स रिएजेंट बेटा पढ़ा चुकी हूँ, अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको समझा दिया था। CrO3 + H2SO4 को हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं, और ये क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम इस तरह से इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी हम एल्डिहाइड से बना सकते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का भी अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड यहाँ पर तो हमें स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने माइल्ड यूज किया तो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पर रुक जाएगी। हमें लेके जाना है इसको RCOOH, तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया। जब हम एल्डिहाइड से बनाएंगे तो एल्डिहाइड में क्या करेंगे बेटा, इसका भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, एक ऑक्सीजन बढ़ानी है, RCOOH बन जाएगा।
RCOOH बन जाएगा। इसके लिए भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, KMnO4 यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, है ना। तो ये सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। मैम क्या कीटोन का भी हो जाएगा? बिल्कुल कीटोन का भी हो जाएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो KMnO4 और K2Cr2O7 तो है ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी है। यहां पर क्या बनता है, यहां पर मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है, यहां पर मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है, ये टूट जाता है यहां से, ये टूट जाता है यहां से, बॉन्ड क्लीवेज हो जाती है। यहां पे यूज करते हैं पॉप-ऑफ रूल को। अगर आपके पास एसिमेट्रिक कीटोन होता है तो पॉप-ऑफ रूल को यूज करते हैं। आप कहोगे कि मैम आप यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये वन शॉट है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूं, जो प्रीवियस वीडियो है जहां मैंने कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, कीटोन के ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया, वहां डिटेल में पॉप-ऑफ रूल आपको बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, मिक्सचर ऑफ एसिड को बना देगा। अब जब हमने एल्डिहाइड से एसिड बनाना था, एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो और कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म। ठीक है, उन सब से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड को बना सकते हैं। नाइट्राइल से बनाएंगे, फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स यानी कि जिसको आप साइनाइड कहते हो, साइनाइड की अगर रिएक्शन कराएं, ये भी मैंने आपको बताई है, क्योंकि हम लास्ट में चल रहे हैं ना, तो सब कुछ एक बार हो चुका है बेटा। लास्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, लास्ट चैप्टर तो वैसे एमीन्स है, लेकिन कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड है, हमने अल्काइल हैलाइड में भी ये रिएक्शन सारी पढ़ी है, आपने अल्कोहल में भी पढ़ी है, एल्डिहाइड में भी पढ़ी है, और अब एसिड की बारी है। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो RCOOH बन जाता है, यहाँ पर एसिड बन जाता है। जब आप क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करते हो CN का, तो क्या बन जाता है, RCOOH बन जाएगा और NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एमाइड से भी बना सकते हैं, फ्रॉम एमाइड। एमाइड के साथ बनाएंगे, एमाइड के साथ, एमाइड क्या होता है, RCONH2 होता है, ये एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एसिड का ही एक डेरिवेटिव है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हीट करेंगे तो आपको RCOOH मिल जाएगा, साथ में अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, पहले चैप्टर में आपके साथ जुड़ा था। एल्काइल हैलाइड में आपने इसकी प्रिपरेशन करी थी, उसके बाद आपने इसको एल्कोहल में यूज करा, है ना, एल्केन बनाने के लिए, फिर आपने इसको एल्डिहाइड में यूज करा, कीटोन में यूज करा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, और अब आप इसको एसिड बनाने के लिए भी यूज कर रहे हो। तो जब आप RMGX पर रिएक्शन कराते हो, RMGX पर रिएक्शन कराते हो किसकी, CO2 की, CO2 को मैं ऐसे लिखती हूँ, आपको फिर मैं यहाँ पर एडिशन करके दिखाऊंगी। तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ MgX जुड़ जाएगा और ये R। ठीक है, अरे भाई ये यहाँ शिफ्ट हो गया ना पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद आप इसका H3O पॉजिटिव कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो क्या हो जाएगा, RCOOH प्लस MgXOH बन गया एसिड। बना लिया आपने एसिड, तो हम RMGX से भी इसको बना सकते हैं। एक और एसिड डेरिवेटिव से बनाएंगे, एस्टर से बनाएंगे। ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी रिएक्शन भाई, है ना। एस्टर कैसे बनता है, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से बनता है। और अगर हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर लें तो वापस से आपको पेरेंट अल्कोहल और एसिड मिल जाएंगे। तो चलिए एक एस्टर लेते हैं, मैं एक एस्टर ले लेती हूँ, CH3COO C2H5, इसका करा देती हूँ एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में इसमें डाल देती हूँ वाटर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, इसको मिलेगा H, सॉरी इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H, तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये बन गया एसिड, एसिड बन गया। तो एस्टर से हम एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इन तरीकों से बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फिजिकल स्टेट की।
तो जब फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं तो जो पहले 3 एसिड हैं, 3 कार्बन वाले जो एसिड हैं वो लिक्विड होते हैं नेचर में, है ना। 3 कार्बन वाले जो एसिड होते हैं वो लिक्विड, 3 कार्बन तक 3 एलिफैटिक एसिड जो होंगे वो लिक्विड होंगे। जो नेक्स्ट 6 हैं वो कैसे होंगे बेटा, वो आपके ऑयली होंगे। ऑयली, लिक्विड तो होंगे, थोड़े से ऑयली होंगे, ठीक है, ऑयली लिक्विड होंगे। और जो हायर होंगे वो वैक्सी सॉलिड होंगे। हायर वंस आर वैक्सी सॉलिड। रीजन आपको पता है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वॉन डेर वाल्स फोर्स इनमें बढ़ती जाएगी और ये सॉलिडिफाई होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्वाइट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस वजह से इनमें क्या होती है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है इन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, डाइमराइज हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर दिखाती हूँ बना के कि कैसे डाइमराइज होता है। 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज होना है, डाइमर बनना यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगे। ये देखिए, और जब ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़े कैसे, दोनों मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास आए तो इनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये जो डाइमराइजेशन हुआ है, डाइमराइजेशन होने की वजह से जो इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू, ये डाइमर है एंड ड्यू टू डाइमराइजेशन, स्टार लगाएंगे, स्टार, अभी के स्टार, ड्यू टू डाइमराइजेशन इफेक्टिव जो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए था उससे ज्यादा है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो भाई शुरू के जो 4 एसिड होते हैं, 4 जो एलिफैटिक एसिड हैं, दीज आर सॉल्युबल। 4 जो मेंबर है सॉल्युबल इन वाटर, 4 कार्बन मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन उससे जो ऊपर वाले होंगे वो क्या होंगे, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा। नॉन पोलर पार्ट जैसे जैसे, हाइड्रोफोबिक पार्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल नेचर की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, है ना, कैसी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है ना, कि उसके फंक्शनल ग्रुप कैसा है, उसमें किस तरह से बॉन्डिंग हो रखी है, क्या उसमें कोई रिजोनेंस हो रहा है, क्या उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्या उसमें कोई एक्सटेंसिव कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो एक बार हम स्ट्रक्चर देखेंगे RCOOH का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ RCOOH, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ पर रिजोनेंस होता है क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो लोन पेयर ऑक्सीजन यहाँ पर दे देता है अपना, तो इस कंडीशन में ये पहुंच जाता है, ठीक है। रिजोनेंस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ये इसकी पहली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड ये इसकी सेकंड, 2 रिजोनेटिंग इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब जो केमिकल नेचर है वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर COOH। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये क्योंकि ऑक्सीजन इधर दे देते, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन पर, तो ये H आसानी से निकल सकता है यहाँ पर। तो ये जो एक रिएक्शन होती है वो H पॉजिटिव के निकलने की वजह से होती है, जिसको हम इसका एसिडिक नेचर कहते हैं। बॉन्ड यहां से भी टूट जाता है, ठीक है। बॉन्ड कहां से, बॉन्ड यहां से भी टूट जाता है। पूरे COOH ग्रुप की वजह से भी कुछ रिएक्शन होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, C टाइप की रिएक्शंस कहेंगे। और एक रिएक्शन होती है हमारी इस एल्काइल ग्रुप की वजह से, जिनको हम D टाइप की रिएक्शन कहेंगे। तो अब 1 बाय 1 करके हम ये सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहले हम A टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन जो किस वजह से आई हैं,
वो आई है इस वजह से कि RCOOH में से H पॉजिटिव निकल गया, यानी कि इसने एसिड की तरह बिहेव करना स्टार्ट किया। तो ए टाइप की रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? इसका एसिडिक नेचर को शो करती है। किसको शो कर रही है बेटा? एसिडिक नेचर को शो कर रही है। ये एसिडिक क्यों होता है नेचर में? क्योंकि जो RCOOH होता है, इसमें से अगर H पॉजिटिव निकल जाए तो ये एक कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं। और ये क्या बना लेते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये भी रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखिए कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। यहाँ पर डबल, सिंगल और नेगेटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन स्टेब्लिश हो जाता है और ये कंडीशन आ जाती है। सॉरी इसको थोड़ा, तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों ऑक्सीजन पर घूमता रहता है, इक्विवेलेंट होकर घूमता रहता है। अगर मैं इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होगी, देख रहे हो आप? ये स्ट्रक्चर होगी, ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस हाइब्रिड है ये इसका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिजोनेंस जो है वो किस वजह से आ रहा है? टू आइडेंटिकल यहाँ पर स्ट्रक्चर है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है? आइडेंटिकल है। आप कॉन्ट्रीब्यूटिंग या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। क्यों है आइडेंटिकल? अरे भाई एक बार आप जरा यहां देखें तो इस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों सेम लग रही है ना स्ट्रक्चर देखने में। ये पहली स्ट्रक्चर है, ये दूसरी है। तो इसीलिए ये क्या होता है, जब इक्विवेलेंट रिजोनेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उस वजह से ये रिजोनेंस जो होता है वो ज्यादा, जो ये स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा स्टेबलाइज होती है। अब कार्बोक्सिलेट आयन इतना स्टेबलाइज हो गया तो हर एक आयन या हर एक मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो फटाफट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? H पॉजिटिव निकाल देता है और एक स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है। H पॉजिटिव आयन जब यहाँ पर निकलता है तो ये क्या करता है? ये कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये क्या करेगा बेटा? रेड लिटमस को क्या कर देगा? सॉरी, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस को ये क्या कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन होता है, ये शो करता है कि भाई ये कैसा है नेचर में? एसिडिक है। दूसरा, मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। RCOOH सोडियम के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो मेटल के साथ जो रिएक्टिविटी है वो क्या, कौन शो करता है? एसिड शो करता है। तो ये एसिडिक नेचर का प्रूफ है। दूसरा, एल्कलीज के साथ रिएक्शन हो जाती है। एल्कलीज के साथ रिएक्शन हो जाती है, NaOH के साथ मान लो रिएक्ट कर देगा, सोडियम सॉल्ट बना देगा, साथ में वाटर निकाल देगा। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, RCOOH प्लस Na2CO3, RCOONA प्लस CO2 प्लस H2O। देख रहे हो आप, है ना? ये सारी रिएक्शन ये शो करता है, जो ये कंफर्म करती हैं कि भाई ये एसिड है नेचर में। अमोनिया के साथ भी एक रिएक्शन शो करता है, वो मैं आपको इधर नोट कराती हूँ, इसको हटा देते हैं। अभी हम एसिडिक नेचर की ही बात कर रहे हैं, है ना? अभी तक हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं। हम ए टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें ये हमें पता चलता है कि क्या कौन कौन सी रिएक्शन इसकी एसिडिक नेचर की वजह से है। RCOOH अमोनिया के साथ रिएक्शन कर जाएगा, RCOONH4 पॉजिटिव बना देगा, है ना? ये सॉल्ट बना देगा एक RCOONH4 पॉजिटिव। बट ये जो सॉल्ट है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। जैसे हम इसको हीट करेंगे RCONH2 प्लस H2O निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा? एमाइड बन जाता है, एमाइड बन जाता है, ठीक है? एमाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर एमाइड बन जाता है।
हम एसिड की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं अल्कोहल और फिनॉल के साथ कि अगर भाई कोई अल्कोहल है हमारे पास और दूसरा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? देखिए, जो अल्कोहल है अगर इसमें से H पॉजिटिव निकल जाए तो ये बनाएगा RO नेगेटिव यानी कि अल्कोक्साइड आयन। इसमें से H पॉजिटिव अगर निकल जाए तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। अल्कोक्साइड आयन के अंदर और अल्कोहल के अंदर कोई भी रिजोनेंस नहीं है, जबकि अभी मैं कार्बोक्सिलेट आयन का रिजोनेंस आपको दिखा चुकी हूँ, कार्बोक्सिलेट आयन का मैं आपको रिजोनेंस दिखा चुकी हूँ, है ना। यहाँ पर एसिड के अंदर भी रिजोनेंस है और कार्बोक्सिलेट आयन की अंदर भी रिजोनेंस है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, it is more stable than alkoxide ion. That's why RCOOH is more acidic than alcohol. RCOOH is more acidic than alcohol. Reason क्या है? Due to resonance. This is the key word. This is the key word. This is the star वाला keyword. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिनॉल, ये फिनॉल है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। H आयन निकला, क्या बनाया इसने? फिनॉक्साइड आयन बनाया। क्या बनाया? फिनॉक्साइड आयन बनाया। इसमें से H निकला, क्या बनाया? कार्बोक्सिलेट आयन बनाया। क्या बनाया? कार्बोक्सिलेट आयन बनाया। दोनों में कंडीशन है, दोनों के अंदर रिजोनेंस होगा, दोनों के अंदर रिजोनेंस होगा। ये यहां चलेगा और जो मैं, ठीक है, ये यहां चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ऑर्थो दोनों पर और पैरा पर अगर मैं बनाऊं इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज चलेगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दी, है ना। ये मैंने आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दी। यहाँ पर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 2RS बनती है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इट मीन्स फिनॉक्साइड आयन विल बी मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन। भाई यहाँ तो दोनों में रिजोनेंस है ना, और फिनॉक्साइड के अंदर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रही है। लेकिन तब भी हमने देखा है ये चीज कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। भाई ये कैसे हुआ? अब तक तो आप ये पढ़ा रहे थे कि जिनमें रिजोनेंस है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। चलो दोनों में रिजोनेंस है तो जिनमें ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ज्यादा पावरफुल एसिड होना चाहिए। बट यहाँ पर आंसर अलग क्यों हुआ? आंसर यहाँ पर अलग इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है केवल एक ऑक्सीजन पर कन्फाइंड है, एक ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो केवल एक ही ऑक्सीजन के ऊपर है। लेकिन इन दिस केस जो ये नेगेटिव चार्ज है बेटा इक्विवेलेंटली दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और ये क्या बनाते हैं? ये इक्विवेलेंट रिजोनेंस बनाते हैं। और इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती हैं जिसमें भी बनती हैं वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। स्टार करेंगे ये चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इक्विवेलेंट रिजोनेंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, RCOOH इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। एक दो बात और करेंगे एसिड में हम। OH है, जब इस RCOOH के साथ ये ARCOOH भी हो सकता है ना, मैं यहाँ दोनों लिख देती हूँ, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर इनके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो इनकी जो एसिडिटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो बेटा एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उनके लगने पर एसिडिटी क्या हो जाती है, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, इनकी वजह से जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है ना। वो एसिडिक नेचर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ऐसा किस लिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी पर इफेक्ट डालते हैं। OH बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाता है और H पॉजिटिव आसानी से निकल जाता है। वहीं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं ये इस बॉन्ड की पोलैरिटी पर इतना इफेक्ट नहीं डालते, ये कार्बन और ऑक्सीजन की पोलैरिटी पर इफेक्ट डालते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्यादा आपस में स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं और आसानी से नहीं निकल पाता H पॉजिटिव, और एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो आपने पढ़े ही हैं, जैसे कि CH3 हो गया,
OCH3 हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, और मैं चाहती हूँ कि आप टेबल के जो मेन मॉलिक्यूल्स, जो मेन ग्रुप्स हैं वो आप जरूर याद रखें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है NF3, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला, सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज NF3, देन NO2, देन CN, नुकसान सुनो, देन CN, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, Br मतलब, और इसके बाद हेलोजन के बाद जो होता है I आएगा, और सबसे लास्ट में जो आता है बेटा वो फिनाइल ग्रुप आता है। मैं दोबारा से लिखती हूँ उसको ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा होता है NF3, देन NO2, देन CN, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन I एंड देन PH, फिनाइल। ये इनका ऑर्डर है, एसिडिक नेचर को ऐसे इफेक्ट करते हैं, इनके लगने पर एसिडिक नेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसके लिए एक मैं आपको छोटा सा निमोनिक दे सकती हूँ, आप इस तरह से याद कर लो, नफा नुकसान मत सुनो, नफा नुकसान मत सुनो, फिर कल बात होगी आईफोन पर। नफा आपको पता होगा, नफा मतलब फायदा होता है, हमारे यहाँ नफा बोलते हैं, नफा मतलब फायदा, नुकसान तो आपको पता ही है लॉस। तो नफा नुकसान मत सुनो, नफा नुकसान मत सुनो, मत सुनो फ्लोरीन से, फिर कल बात होगी आईफोन से। आईफोन से तो आपको बात करना बहुत पसंद है ना, तो आप याद कर लेंगे इस निमोनिक्स की हेल्प से। इस निमोनिक की हेल्प से हम क्या याद करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट एसिडिटी पर याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बी टाइप की रिएक्शंस को देखते हैं। ये हमने ए टाइप की रिएक्शन सारी कवर की, एसिडिक नेचर की बात की। OH निकल रहा है, ओ मार्कर, RCOOH में से ये वाला, तो हम बी टाइप की रिएक्शन। OH को कौन कौन रिप्लेस कर सकता है RCOOH में? ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन यहां पर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, कि अगर हम हीट कर दें एसिड को, आपने 2 एसिड लिए और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करा और इसको हीट कर दिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि P2O5, ये क्या करेगा, इसमें से वाटर को निकाल देगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा और एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। बहुत सारी जगह इस एनहाइड्राइड को हम यूज़ करते हैं, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, इटार्स ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा है, बहुत सारी जगह हमने पढ़ा है इसे। क्या है ये एनहाइड्राइड? अगर आपने एसिटिक एसिड लिया तो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड बना लेंगे। अगली रिएक्शन, ये तो पहली रिएक्शन थी, दूसरी है एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन में क्या होगा, RCOOH जब अल्कोहल ROH के साथ रिएक्ट करता है, RCOOH जब अल्कोहल ROH के साथ रिएक्ट करता है तो इसका H और इसका OH निकलेगा बेटा, इसका H और इसका OH निकलेगा और बचा हुआ सारा ग्रुप जुड़ के लिख देंगे RCOOR- एस्टर बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है, इसको एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन। यहाँ पर एसिड में से OH निकलता है, एसिड में से OH निकलता है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो एसिड में से H निकालते हैं और अल्कोहल का OH निकालते हैं। जी नहीं, एसिड का OH जाता है, इस चीज को भी स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि OH निकलता है एसिड का इन केस ऑफ एस्ट्रीफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम वो सारे रिएजेंट पढ़ेंगे जो हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 यानी कि ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 यानी कि एल्काइल हैलाइड में। आप जब इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करा दो RCOOH की, OH को खा जाएगा, ये RCOCl बना लेगा, एसिड हैलाइड बना देगा, साथ में H3PO3 बना देगा। दूसरा एक रिएजेंट अगर PCl5 ले लिया जाए, RCOCl बना देगा प्लस POCl3 बना देगा प्लस HCl बना देगा। अगर तीसरा एक SOCl2 लिया जाए
जैसे वहां पर डार्जन्स रिएक्शन में लेते थे हम, है ना। तो यहाँ पर RCOOH में से RCOCl निकल जाएगा, बन जाएगा, और साथ में निकलेगा यहाँ पर SO2 और HCl। तो ये जो तीनों रिएजेंट हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये OH को रिप्लेस करके वहां पर क्या लगा देते हैं, X यानी कि Cl लगा देते हैं। तो ये एक और रिएक्शन पढ़ी हमने। तो ये हमने जो तीनों रिएक्शन पढ़ी हैं वो B टाइप की रिएक्शन है जिसमें OH को रिप्लेस करने वाले रिएजेंट की बात करी गई। अब हम C टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे जो हम पूरे COOH की वजह से पढ़ेंगे, और इसमें पहली रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन कर दिया जाए अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, रिडक्शन आपको पता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। तो RCOOH बड़े स्पेसिफिक एक बड़ा अच्छा सा रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, LaH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे, RCH2OH बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। RCH2OH बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, साथ में वाटर बाहर निकलेगा। एक और बड़ा अच्छा रिएजेंट अगर हम ले लें यहाँ पर HI प्लस रेड फॉस्फोरस, ये आपको पता है कि बड़ा ही स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा दो उसे उठाकर किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा और I2 मिलेगा। दीज आर द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, दिस इज द नेम रिएक्शन सोडा लाइम। सोडा लाइम रिएक्शन भी कहते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मैं इन दोनों को यहाँ पर जोड़ के लिख रही हूँ, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ CaO। हीट करेंगे Na2CO3 निकल जाएगा, देखो Na2CO3 निकल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। डी माने निकलना, कार्बोक्सी ग्रुप निकल रहा है, यहाँ पे RH बनेगा और Na2CO3 बनेगा, एल्केन बनेगी। एल्केन यहाँ भी बना है, एल्केन यहाँ भी बना है ना। हम दो मेथड से एल्केन बना सकते हैं एसिड से, ये आपने देख लिया। एक और रिएक्शन है डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है मैंने, यहाँ पर फटाफट कवर करा देती हूँ। प्रीवियस वीडियो में कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने लिया CH3COO मतलब एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। एसिटिक एसिड का अगर आप कैल्शियम सॉल्ट लेते हो और इसको हीट करते हो तो आपको एसीटोन मिलता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट लेते हो यानी कि फॉर्मिक एसिड लिया, उसका कैल्शियम सॉल्ट आपने बनाया, इसको आप हीट करते हो तो आपको CH3CHO मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अगर आप इन दोनों के मिक्सचर को हीट करते हो, आपने लिया कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, इसको आपने अगर हीट कर दिया, इसको अगर आप हीट करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, सॉरी बेटा यहां पे गलती हो गई, यहां पर HCHO मिलेगा, यहां मिलेगा आपको CH3CHO। यहां तो मिल ही नहीं सकता था ना CH3CHO, एक ही H है इधर, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट मिलेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये चीज। तो ये रिएक्शंस भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद एक लास्ट भी नहीं है, अभी तो रिंग की वजह से हम एरोमेटिक वाली भी रिएक्शन पढ़ेंगे। डी टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, ये जो इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं RCOOH। आपने H की रिएक्शन पढ़ ली, OH के निकलने की रिएक्शन पढ़ ली, COOH की रिएक्शन पढ़ ली, अभी R रह गया ना, उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। भाई केमिकल रिएक्शन जब पढ़ रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन की स्टडी जब हम कर रहे हैं ना, तो हमने ये कहा कि भाई केमिकल रिएक्शन होती है फंक्शनल ग्रुप की वजह से, उसमें प्रेजेंट बॉन्ड की वजह से, उसमें प्रेजेंट एटम की वजह से कि वो कैसे आयनाइज होते हैं, किस तरह से ब्रेक होते हैं, है ना। अब हम इसकी वजह से रिएक्शन पढ़ेंगे, डी टाइप की रिएक्शन। डी टाइप की रिएक्शन में
पहली रिएक्शन, अगर आप HCOOH, ये केवल फॉर्मिक एसिड रिएक्शन देता है, ओनली फॉर्मिक एसिड के केस में ये रिएक्शन अप्लाई होगी। एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इस रिएक्शन को नहीं देगा, केवल फॉर्मिक एसिड इस रिएक्शन को देगा कि फॉर्मिक एसिड को अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कर दें तो ये ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो जो आपके हाइयर एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन जो फॉर्मिक एसिड है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये CO2 और H2O में टूट जाता है। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। HCOOH टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल AgNO3 के साथ अगर मैं रिएक्ट करा दूं, उसको अमोनिकल AgNO3 के साथ रिएक्ट करा दूं, यानी कि Ag2O रिएक्ट करता है ना वहां पे, तो ये CO2 प्लस H2O प्लस Ag बना लेगा। Ag सिल्वर मिरर देगा। ये क्या देगा बेटा, सिल्वर मिरर का टेस्ट देगा। ये क्या देगा, सिल्वर मिरर का टेस्ट देगा। ये सिल्वर मिरर टेस्ट होगा यहाँ पे। तो फॉर्मिक एसिड भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, जनरली एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड इज एक्सेप्शन, ये भी सिल्वर मिरर का टेस्ट देगा। इसी तरह अगर इसकी रिएक्शन हम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करा दें, फैलिंग के साथ करा दें, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो वहां पर रिएक्टिंग स्पीसीज CO2O होता है, CO2O रिएक्ट करेगा, HCOOH को CO2 और H2O में तोड़ देगा और अपने आप CuO में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका हमें रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, इसका हमें रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, HCOOH एक और कंपाउंड है HgCl2, इसके साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है और बना देता है CO2 प्लस HCl प्लस Hg2Cl2 का ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट। यहां पर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा बेटा, है ना, क्या मिलेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा Hg2Cl2 का। क्लियर है, समझ आ गया ये। चलिए अब एक बहुत अच्छी नेम रिएक्शन भी होती है एल्काइल ग्रुप की वजह से, हम करेंगे अब उसकी बात, और उसका नाम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन ये एल्काइल ग्रुप की वजह से होती है। HVZ रिएक्शन भी कहते हैं इसको, HVZ रिएक्शन, और पूरा नाम क्या होता है इसका, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की। जेलेंस्की की स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत लिखूं, जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की की रिएक्शन, जेलेंस्की की स्पेलिंग आप चेक कर लेना, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा एलिफेटिक एसिड का। सिर्फ एलिफेटिक एसिड में ये रिएक्शन होगी, एरोमेटिक में नहीं होने वाली है ये रिएक्शन, एरोमेटिक में नहीं होगी, सिर्फ एलिफेटिक में होगी। क्या होगा यहाँ पर, अगर आपने लिया है CH3 CH2 COOH, ये हमने एक एसिड लिया और इसकी जो रिएक्शन है वो हमने करा दी किसी हेलोजन एटम के साथ, हेलोजन एटम के, मान लो Cl2 के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, HI और रेड फॉस्फोरस नहीं है, ये हेलोजन का मॉलिक्यूल लिया है फॉस्फोरस के साथ, तो ये हमारा COOH है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है ना, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला क्या है, अल्फा है। इस अल्फा का हेलोजिनेशन हो जाएगा, इस अल्फा पर बेटा एक Cl जुड़ जाएगा, अल्फा हेलोजिनेशन हो गया, अल्फा हेलोजिनेशन हो गया। इसको हम कहते हैं हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, राइट, नेम रिएक्शन है ये इस चैप्टर की। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा, एक वो रिएक्शन बची है कि अगर हमारे पास है ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भाई H की वजह से रिएक्शन हो गई, OH की वजह से रिएक्शन हो गई, पूरी COOH की वजह से रिएक्शन भी कर ली हमने, लेकिन इस रिंग की वजह से भी तो रिएक्शन होगी, इस रिंग की वजह से भी तो रिएक्शन होगी, इस रिंग की वजह से रिएक्शन कराएंगे, ये हो जाएगी आपकी E टाइप की रिएक्शन, रिंग की वजह से। सल्फोनेशन कराएंगे सबसे पहले। सल्फोनेशन होता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और
COOH एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा पर SO3 आ जाएगा, मेटा पर SO3H आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका नाइट्रेशन करा दूं तो कॉन्सेंट्रेशन HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और NO2 जो ग्रुप है वो मेटा पर आ जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगर मैं इसका हेलोजिनेशन करा दूं, हेलोजिनेशन मान लो मैं ब्रोमिनेशन करा रही हूँ FeBr3 की प्रेजेंस में, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, मेटा पर लगेगा क्योंकि Br जो COOH है दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा पर ही भेजेगा सबको। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन जो होगी वो यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि COOH ग्रुप जो होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ये क्या करेगा, AlCl3 के साथ जो कैटलिस्ट है AlCl3 उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट विद AlCl3। COOH ग्रुप क्या है, रिएक्ट कर जाएगा AlCl3 के साथ, इसीलिए फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ये शो नहीं करते। तो हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, सारा ग्रुप कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शंस कर ली और आपका ये चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आज खत्म हो गया है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन की सारी रिएक्शन हमने हर वीडियो में साथ साथ समराइज करी थी। यहाँ पर मैं बता दूं कि नेम रिएक्शन हमने कौन कौन सी पढ़ी है, एक HVZ पढ़ी है, दूसरी हमने पढ़ी है बेटा सोडा लाइम रिएक्शन या डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और एक और चीज याद रखेंगे, फॉर्मिक एसिड हमने बात करी कि फॉर्मिक एसिड क्या करता है, टॉलेंस टेस्ट देता है यानी कि सिल्वर मिरर बनाएगा, CuO का रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा और साथ में Hg2Cl2 का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप इन टेस्ट की हेल्प से फॉर्मिक एसिड को अदर एसिड के साथ। तो ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आज खत्म हो गया। और आप बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।